एक आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और अगर आप चाहो कुछ करने की ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कुछ ऐसा ही कह सकते हैं शिवचंद्र झा के बारे में, जिन्होंने अमेरिका जाने की ठानी एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद, और वहाँ जाके पढ़ाई की। और उनकी अपनी कहानी इस किताब में आप पढ़ेंगे, बिहार से बर्कले, उनके अपने शब्दों में किस तरह से संघर्ष के दौर से वो गुजरे और अपनी एक एक अनुभव का उन्होंने जिक्र किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब देश में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका जाना आज भी कोई आसान नहीं है, लेकिन उस समय कितना मुश्किल रहा होगा आप सोच सकते हैं। और उन्होंने कहानियाँ सुनी उस वक्त के क्रांतिकारी समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के बारे में, जो कि अमेरिका में रह चुके थे और वहीं पे उन्होंने पढ़ाई की बिना किसी आर्थिक मदद की। बस उन्हीं को प्रेरणा बना के ये आगे चलते बने और अमेरिका जाने की सोची, और उस वक्त काफ़ी मखौल के भी पात्र बने, लेकिन जुनून ऐसा था कि वो अमेरिका गए और वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद सन 1921 नवंबर 1948 का समय था जब वो चल पड़े कलकत्ता से अमेरिका के लिए। उस वक्त वो हांगकांग के लिए चले थे, क्योंकि अगला पड़ाव हांगकांग था। और पढ़ने का शौक़ हमेशा से था। जहाज़ के लिए कुछ किताबें ले ली थी, जहाज़ चलता रहा और उन्होंने अपना पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। पहला पड़ाव आया रंगून। देश से बाहर पहली बार जा रहे थे, रंगून देखने का मौका मिला। जहाज़ वहाँ पर रुका 2 दिन और उन्होंने पूरा रंगून घूमा। देखा कि रंगून में कैसे हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों का एक दबदबा है मार्केट में। और वहाँ पे रंगून में जो देखने की चीज़ें हैं, जैसे बुद्ध का पैगोडा हो गया, बहादुर शाह का मकबरा हो गया, और रंगून का जो आम बाज़ार है वो देखा। उन सब पे जो रस्म व रिवाज हैं, जैसे बुद्ध की मूर्ति पे फूल आदि चढ़ाने का रिवाज है, वो सारा पूरा किया। और जहाँ तक हो सका शहर को समझने की कोशिश की। उसका पूरा वर्णन आपको इस किताब में मिलेगा। उसके बाद जहाज आगे बढ़ा अगले पड़ाव के लिए। अगला पड़ाव था पेनांग, जो कि मलेशिया में है। और पेनांग का भी वर्णन बहुत बढ़िया लिखा है कि पेनांग उनको रंगून से थोड़ा ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर लगा। और पेनांग भी घूमा, वहाँ पे भी जहाज़ कुछ समय रुका तो पेनांग घूमने का भी मौका मिला एक विद्यार्थी की हैसियत से। और उसके बाद फिर निकल पड़े सिंगापुर के लिए। अगला पड़ाव था सिंगापुर। कलकत्ता से चलने वाले सारे यात्री सिंगापुर ही उतर गए, सिर्फ ये रह गए उस जहाज़ में सिंगापुर से आगे बढ़ने के लिए। तो ये अकेले ही सिंगापुर देखने के लिए निकले। सिंगापुर की खूबसूरती का भी वर्णन किया है और ये भी बताया है कि भले ही वो घूमते रहे, लेकिन दिमाग में वही था कि आगे जाना है, आगे की मंजिल पार करनी है, आगे देखना है। उसके बाद सिंगापुर से निकल पड़े हांगकांग के लिए। जहाज़ चलता रहा। इनका रोज़मर्रा का कार्यक्रम वही पढ़ाई करना, जहाज़ पर बैठना, समुद्र की खूबसूरती को देखना, लहरों को देखना और अपने पढ़ाई में मशगूल रहना। हांगकांग नज़दीक आता जा रहा था और इनकी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी आगे की दुनिया देखने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन संघर्ष अभी काफ़ी बाकी था। हांगकांग आ गया और पता चला कि हांगकांग से आगे जाने वाला जो दूसरा जहाज़ है, जो उन्हें सैन फ्रांसिस्को के लिए पकड़ना है, वो अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हड़ताल चल रही है वो स्टाफ की। अब क्या करें? लेकिन कहते हैं ना, हिम्मतें मर्दा मत दे खुदा, रास्ते अपने आप निकलते हैं जो आप कदम बढ़ाएंगे। वहाँ जहाज़ में पता चला कि वहाँ पे खालसा दीवान सोसाइटी का एक गुरुद्वारा है हांगकांग में। वहाँ पे कुछ लोगों के रहने का इंतज़ाम रहता है और रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। बस फिर क्या था, चल पड़े खालसा दीवान सोसाइटी उस गुरुद्वारे में। वहाँ पे ग्रंथी से बात की। ग्रंथी ने खुले दिल से इनका स्वागत किया और कहा कि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रह सकते हो। बस इनको और क्या चाहिए था। वहाँ पे रहे, करीब 3 हफ्ते वहाँ पे रहे और हांगकांग को बहुत नज़दीक से समझने की कोशिश की। उसका भी बहुत दिलचस्प वर्णन दिया है किताब में, आप पढ़ेंगे। हांगकांग में 3 हफ्ते रहने के बाद उस जहाज़ आया, इनका जहाज़ जो सैन फ्रांसिस्को जाना था, जनरल मिक्स। 4 जनवरी 1949 को चल पड़े सैन फ्रांसिस्को के लिए। वहाँ के लिए जहाँ का जो मंजिल बना के चले थे पहले, अब की बार सफ़र थोड़ा लंबा था और फिर वही पढ़ने का कार्यक्रम पढ़ते रहते थे। जहाज़ पे बैठ के समुद्र की लहरों की खूबसूरती को देखते और अगले मंजिल की तैयारी करते।
यही चल रहा था। और जैसा कि मैंने बताया सफ़र लंबा था, वहाँ से मनीला जाना था, फिर गुआम, होनोलुलु, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को जाना था। तो उसी हिसाब से चलते जा रहे थे, सफ़र कटता जा रहा था। पहला पड़ाव आया मनीला। अब मनीला का इनके पास वीज़ा नहीं था, तो मनीला अंदर नहीं गए। वो दिया हुआ है कि मनीला अंदर नहीं जा सके। फिर अगला पड़ाव आया गुआम, जो कि नौसेना के जहाज़ों का बेड़ा है वहाँ पे। उसके बाद आया होनोलुलु, बीचेस की दुनिया। होवर्ड यूनिवर्सिटी गए होनोलुलु में ही, वहाँ पे एक बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसा लिखा था वहाँ पे। वहाँ पे गए, वो देखा। और फिर लास्ट में आया सैन फ्रांसिस्को, वो जगह जहाँ के लिए चले थे, जो सपना देखा था 1942 में, वहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ पे सिख टेम्पल यानी गुरुद्वारा पहुँचे और वहाँ पे बात की, बताया कि मैं विद्यार्थी हूँ और पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो वहाँ भी इनको बोला गया कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो कुछ दिन और आगे की तैयारी कर सकते हो। वहाँ पे लोगों ने बताया कि वहाँ एक युवा सिटी में युवा कॉलेज है। युवा कॉलेज में एक जूनियर विद्यार्थी की हैसियत से तुम पढ़ाई शुरू करो और यहाँ पे रहने के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हो जाओ। इन्होंने वही किया। बिहार के पटना कॉलेज से पढ़े और युवा कॉलेज अमेरिका में तौर तरीक़ों को सीखने में थोड़ा वक्त लगता, और तो उन्होंने शुरुआत कर दी अपने विद्यार्थी जीवन की। खेतों में काम करना, फल को तोड़ना, जैसे अंजीर, फिग्स तोड़ना और पीचेस तोड़ना, इन सब के बारे में लिखा है, कैसे तोड़ते थे और अपना खर्चा चलाने के लिए अपने डॉलर्स भी कमा लेते थे। इस तरह से विद्यार्थी जीवन का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन जाना तो बर्कले था। युवा सिटी में कुछ दिन रहे और उसी दौरान नेहरू आए कैलिफोर्निया। तो नेहरू से भी मिलना हुआ, पंडित नेहरू से इनका मिलना हुआ, उसका भी बहुत ही दिलचस्प वर्णन है। नेहरू, इंदिरा गांधी और विजयलक्ष्मी पंडित इनसे मिले। ये वहाँ पे एक विद्यार्थी की हैसियत से उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर आ गया सन 1950 का साल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, जिसको मंजिल बना के चले थे हिंदुस्तान से। वहाँ पे दाखिला लिया, रजिस्ट्रेशन हुआ। बर्कले में एक सिस्टमेटिक पढ़ाई शुरू कर दी। पहले समाजशास्त्र पढ़ने का प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ पे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने सुझाव दिया और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ने का फ़ैसला किया। इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की और उसके बाद पत्रकारिता में गए, यानी जर्नलिज़म, एमए और एमजे, इन दोनों पे इन्होंने काम शुरू किया और बहुत तरह की पढ़ाई की। वहाँ पे दुनिया के एक से एक अव्वल प्रोफेसर्स के साथ पढ़ाई की। इस बीच में बीमार भी पड़े और वहाँ के एक बहुत ही अत्याधुनिक हॉस्पिटल, काउवेल हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ। वहाँ के नर्सेज और डॉक्टर ने किस तरह से इनकी देख रेख की और इनको ठीक किया, उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, ऐसा लिखा है उन्होंने किताब में। उसके बाद उस समय कैलिफोर्निया पैकिंग कॉरपोरेशन में भी काम करते थे, खेतों के में काम करने के अलावा। इसी तरह से दिन गुजरते गए और करीब 5 साल पूरे हो गए बर्कले में। बर्कले में पूरे हुए इस बीच में बहुत सारी पढ़ाइयाँ की, जैसा कि मैंने बताया, मार्क्स का, एंगल्स का, मजदूर यूनियन का, और बिल ऑफ राइट्स हो गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इन सब चीज़ों का बहुत ही गहन अध्ययन किया और सही मायने में देखा कि ये जो बिल ऑफ राइट्स है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है अमेरिका में, वो सही मायनों में कितनी फ्रीडम है, कितनी आज़ादी मिलती है। और अगर आपने अपने विचार व्यक्त किए, वो अगर अमेरिकी नीति के ख़िलाफ़ हैं, तो आपके साथ क्या सलूक होता है, इसका बहुत दिलचस्प वर्णन किया है उन्होंने अपने किताब में। और ये भी लिखा है कि जब नेहरू और भारत की नीतियों के ख़िलाफ़ अमेरिकी प्रेस में कुछ ज़्यादा आर्टिकल्स आने लग गए, तो उनका जवाब देना ज़रूरी हो गया। तो इनके कुछ जवाब वहाँ के अखबार सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में छपे, और जब सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में छपे तो वो वहाँ की सरकार को पसंद नहीं आया और इनके ऊपर हिटलर शाही के बादल मंडराने लगे। इसका भी उन्होंने दिलचस्प वर्णन किया है और इनसे पूछा गया कि भाई आगे क्या करना चाहते हो, और ये रवैया रहा तो कहने का मतलब ये था कि देश से आपको छोड़ना पड़ेगा, जो कि इन्होंने वही किया, लेकिन अपनी डिग्री ख़त्म करके। पूरा वर्णन किया है इसका, आपको बहुत दिलचस्प लगेगा इस किताब में जब आप पढ़ेंगे। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में निकले हुए आर्टिकल्स भी पूरे वैसे के वैसे ही उद्धृत किए गए हैं, और किस टाइप से सवाल जवाब हुए वो सारा उसमें ओरिजिनल लिखा गया है।
पांडुलिपि में जैसा लिखा था एग्जैक्टली वैसा ही उसमें प्रस्तुत किया गया है। आप किताब में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बना के लिखा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मार्क्स और एंगल्स का काफ़ी गहन अध्ययन किया। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मार्क्सिज्म से काफ़ी प्रभावित थे कि दुनिया के मज़दूरों को उनका हक मिलना चाहिए, या दुनिया के मज़दूर कैसे शोषण होता है उनका, और कैसे एक आदर्श समाज की रचना कैसे होनी चाहिए, आदर्श समाज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मार्क्स को पढ़ा, एंगल्स को पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने लेनिन से भी काफ़ी प्रभावित हुए। लेनिन जिन्होंने कहा कि मज़दूर, दुनिया के मज़दूरों एक हो, मज़दूरों के मसीहा जो लेनिन थे उनके बारे में भी पढ़ा, जो कि उनके थीसिस का विषय भी बना आगे चल के। और इसी को उन्होंने अपने थीसिस में लिखा, मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ इम्पेरियलिज्म, रोज़ा लग्जमबर्ग एंड लेनिन, रोज़ा लग्जमबर्ग एंड फ्रिट्ज स्टैनबर्ग। और ये जो थीसिस उन्होंने लिखी थी वो आगे चल के एक किताब के रूप में प्रकाशित हुई, और अभी दुनिया के कई लाइब्रेरीज़ में है, और अगर आप चाहें तो अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं। इसमें उस समय का जो मार्क्सिस्ट थ्योरीज थी उस समय की स्थिति के हिसाब से पूरा लिखा गया है। ये किताब पब्लिश हुई, और जैसा कि मैंने बताया उनको लेखक बने। उन्होंने आगे भी काफ़ी किताबें लिखी, जिसका वर्णन हम आगे चल के किसी दूसरे वीडियो में देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सीमित रखना चाहते हैं वीडियो को सिर्फ विद्यार्थी जीवन तक ही। तो एक विद्यार्थी के तौर पे उनकी यही थीसिस निकली थी, और जब उन्होंने पॉलिटिकल करियर शुरुआत की, पॉलिटिक राजनीति में आई, तो उन्होंने और भी बहुत किताबें लिखी। उसके बारे में जिक्र हम आगे करेंगे। तो इस तरह से वहाँ पे पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हुआ, और अब समय आ चुका था कि उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाने का, और अब देश छोड़ने का समय आ गया था। तो इस तरह से ही वो पटना से निकले हुए एक विद्यार्थी ने कैलिफोर्निया में जाके MA और MJ की डिग्री हासिल की। एक सपना पूरा हुआ, जो सपना 1942 में देखा था। और अब बर्कले में पढ़ाई ख़त्म हुई, अब वापस जाने की तैयारी करनी थी। ये इसका भी काफ़ी दिलचस्प वर्णन किया है कि किस किस परिस्थितियों से गुजरे, वहाँ पे किस किस तरह के काम किए, और कैसे अपने लिए स्वावलंबी बने, और बिना किसी आर्थिक मदद के अपनी पढ़ाई जारी रखी, और वहाँ पे अव्वल रहे पढ़ाई में भी, और डिग्री हासिल करने के बाद वापस जाने का कैसे कैसे प्रोग्राम बनाया। इसके काफ़ी दिलचस्प वर्णन है, आपको किताब में बिहार से बर्कले में आपको मिलेगा। इसके बाद एक काम अभी और बाकी था, अमेरिका भ्रमण, यानी कि अमेरिका घूमना। अभी तक सिर्फ कैलिफोर्निया देखा था, तो इनका विचार था कि अमेरिका का थोड़ा सा भ्रमण भी कर लिया जाए, खास करके उन जगहों का जो ऐतिहासिक महत्व की जगहें हैं। तो अपने प्रोग्राम के हिसाब से उस वक्त एक नई बस चली थी, सीनिक क्रूज़र नाम की, जो कि काफ़ी आरामदेह है। उसका भी डिस्क्रिप्शन वर्णन काफ़ी ज़बरदस्त किया हुआ है। उस बस से उन्होंने पूरे अमेरिका का भ्रमण करने की सोची। कैलिफोर्निया से निकल पड़े सीनिक क्रूज़र पकड़ के पूरा देश देखने के लिए। और जब बस चली तो वहाँ की सर्द आबो हवा, शिकागो का वर्णन किया, सर्द आबो हवा, बर्फीली, पूरी तरफ बर्फ़, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। उसके बाद बर्फ़, बारिश और हर तरह के सिचुएशन से निकलते हुए पूरा अमेरिका इन्होंने बाय रोड क्रॉस किया न्यूयॉर्क पहुंचने में। और न्यूयॉर्क से उनको अगला जहाज़ लेना था लंदन के लिए। बीच में उन्होंने वर्णन किया है गेटिसबर्ग का, जो कि इनके यात्रा के प्रोग्राम में था, लेकिन समय की कमी की वजह से गेटिसबर्ग नहीं जा सके। गेटिसबर्ग का काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है, जैसा कि उन्होंने किताब में लिखा है कि यहाँ पे जब देश में लड़ाई चल रही थी, घरेलू लड़ाई शुरू हुई 1860 में, और अमेरिका के उत्तर के स्टेट हार ही हार खाते गए, तो लगा कि उत्तर हार ही जाएगा पूरी तरह से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उत्तरी स्टेट ने डट करके दक्षिणी स्टेट्स का जवाब दिया, और उत्तर के बहुत से बहादुर शहीद हो गए। लेकिन इस शहादत से उन्होंने दक्षिण को बता दिया कि जीत उत्तर की हुई है, और जब उत्तर एक साथ एकत्रित हो जाते हैं तो दक्षिण उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इस शहादत की ज़मीन पर उन शहीदों को सलामी देने के लिए उस समय के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन आए थे गेटिसबर्ग के मैदान में, और उन्होंने एक भाषण दिया था। उस पूरे भाषण को, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, उस पूरे भाषण को किताब में लिखा गया है। आपको इंटरनेट पे वैसे भी बहुत जगह मिल जाएगा। तो इन्होंने बताया है किताब में कि वो स्पीच इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हर एक पढ़े लिखे अमेरिकी
को पता होती है, एटलीस्ट पहली और आखिरी लाइन तो ज़रूर पता होती है। अमेरिका में अब्राहम लिंकन बड़े बड़े राष्ट्रपतियों में गिने जाते हैं, जैसे कि वाशिंगटन, जेफरसन, जैक्सन, लिंकन और रूजवेल्ट अभी तक के उस वक्त तक के उच्च कोटि के राष्ट्रपति थे, और अब्राहम लिंकन का नाम काफ़ी श्रद्धा और इज्जत से लिया जाता है। लेखक ने कहा कि जायज़ नहीं होगा कि हम लिंकन को अमेरिकी दायरों में ही रखें। लिंकन तो मानवता के सेवक थे, सच्चाई और ईमानदारी की तो वह साकार मूर्ति थे, इसीलिए हकीकत में महात्मा का खिताब उन्हें दिया जा सकता है। अमेरिका हमेशा लिंकन को सलामी देता रहेगा और दुनिया लिंकन को याद करती रहेगी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में चलचित्रों यानी मूवीज़ के बारे में डिस्कशन किया है। मूवीज़ के बारे में लिखा है कि फिल्में कितनी ज़्यादा वहाँ के समाज को प्रभावित करती है। एक सिनेमा का वर्णन किया है जिसमें कि अभिनेता जो दर्शक होते हैं वही अभिनेता बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप उसमें एक किरदार निभा रहे हैं, कुछ 3D मूवी की तरह। लेकिन 3D मूवी के बारे में उन्होंने लिखा है कि उतनी नहीं चली अमेरिका में। फिर कुछ ऐसी फिल्मों का जिक्र किया है जो कि काफ़ी अमेरिकी समाज को जिसने प्रभावित किया है, जैसे एक बिली द किड, ये एक टेक्सास के एक लड़के की कहानी है जो कि पिस्तौल चलाने में काफ़ी दक्ष निकला और आतंक का केंद्र बन गया, और बाद में 18 या 19 साल की एज में ही मारा गया। तो जितना लोग टेक्सास के गवर्नर और दूसरे लोगों को नहीं जानते, बिली द किड के बारे में जानते हैं। इसके बाद उन्होंने गॉन विद द विंड, एक दूसरे फिल्म का वर्णन किया है जिसमें बताया है कि ये मार्गरेट माइकल के उपन्यास पर आधारित है। 3.5 घंटे की फिल्म है। दास्ता पर आधारित सभ्यता हबशी के शोषण की आधार पर की बुनियाद पर खड़ी सभ्यता कैसे हवा के साथ उड़ गई। ये फिल्म उन्हें काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को उन्होंने करीब 4 बार देखा और इसमें किस टाइप से दिखाया गया है कि किस टाइप से हबशी का शोषण होता है, यानी कि नेग्रोज़ का शोषण होता है अमेरिका में, और वो कैसे वो सभ्यता ख़त्म हो सकती है कभी भी। काफ़ी दिलचस्प है ये कहानी, इसके बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि वहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपतियों की ज़िंदगी पे भी काफ़ी फिल्में बनी हैं, जिसमें से 1-2 का उन्होंने जिक्र किया है, जैसे कि एंड्रयू जैक्सन की निजी ज़िंदगी पे जब फिल्म बनी द प्रेसिडेंट्स लेडी, और भी बहुत तरह की फिल्में बनी वहाँ के अमेरिकी राष्ट्रपतियों की निजी ज़िंदगी के बारे में, उन सब का जिक्र किया है। फिर यूरोपीय घटनाओं पे काफ़ी फिल्में बनी हैं, कुछ भारतीय घटनाओं पे भी काफ़ी फिल्में बनी हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है, और उन्होंने किस टाइप से फिल्में देखी और फिल्मों से भी प्रभावित हुए और उनकी सोच में फ़र्क आया, सारा लिखा है। एक और फिल्म का जिक्र किया है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ये मज़दूर आंदोलन से रिलेटेड है और मज़दूर आंदोलन के बारे में दिखाया गया है इस फिल्म को, जिसे कि बाद में वहाँ की गवर्नमेंट ने मंजूरी भी दी, लेकिन शायद बाद में बैन भी हो गया। ये सब काफ़ी दिलचस्प वर्णन किया है। फिर एक और फिल्म का वर्णन किया है, द डेजर्ट फॉक्स, जो कि उन्हें काफ़ी अच्छी लगी। इसमें हिटलर के सेनापति रोमेल के बारे में बताया गया कि कैसे उसे अफ्रीका भेजा गया, और जब उसने हिटलर की नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उसके ऊपर साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया और बाद में आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया। तो ये थे फिल्मों की दुनिया जो अमेरिकन समाज के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालती है, और किस टाइप से इनके सोचने पे भी काफ़ी हद तक प्रभाव डाला। इस सब का जिक्र काफ़ी दिलचस्प तरीके से किया है इस किताब में, जो कि आप पढ़ेंगे। ऑब्वियस है, मैं अब सारी चीज़ें इसमें नहीं बता सकता। जो आप बुक में पढ़ेंगे लेखक के खुद अपने शब्दों में, तो आप समझेंगे कि क्या लेखक का कहना है और क्या उसका प्रभाव होना चाहिए। उसके बाद घूमने के क्रम में उन्होंने योसामिटी नेशनल पार्क के बारे में बताया है, जो कि अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर हैं, और जो भी पर्यटक आते हैं अमेरिका वो योसामिटी नेशनल पार्क देखना नहीं भूलते, और इन्होंने भी देखा हो, जिसका वर्णन किया है कि इतनी गजब की खूबसूरती के शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, जैसे लेक मिरर है और भी बहुत सारी चीज़ें, सबका वर्णन किया। उसके बाद आते हैं न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग का वर्णन किया है। 39 मंजिल की बिल्डिंग है। ये घूमने गए और वहाँ पर जो पथ प्रदर्शक होते हैं, जो गाइड होते हैं, उन्होंने क्या क्या दिखाया, यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब का बहुत दिलचस्प वर्णन किया है। फिर वहाँ से चल पड़े न्यूयॉर्क से नेपच्यूनिया नाम के जहाज़ से लंदन के लिए।
और अमेरिका में करीब 6 साढ़े 6 साल बिताने के बाद लंदन अपने वतन वापसी में के लिए चले और लंदन पहुँचे। लंदन में इनके दोस्त थे एक तारकेश्वर जी, उनके यहाँ पे ठहरना हुआ। और चूँकि जहाज़ उस वक्त अवेलेबल नहीं था, उपलब्ध नहीं था, तो करीब 40 दिन लंदन में रहे। शहर को काफ़ी बारीकी से समझने की कोशिश की, इसका इतिहास जानने की कोशिश की। और अमेरिका और लंदन में एक जो कंपैरिजन होती है वो करने की कोशिश की, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और लंदन से फिर निकल पड़े अपने देश के लिए इजिप्ट के रास्ते, वो समुद्री रास्ते से एडन से चले, फिर इजिप्ट, और उसके बाद इजिप्ट के बाद उन्होंने सुएज कैनल, सुएज नहर का वर्णन किया है। वो भी काफ़ी दिलचस्प है कि दोनों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, उसके बीच से जब जहाज़ चलता है, वो काफ़ी दिलचस्प वर्णन है। और इस तस्वीर में ये सुएज नहर काफ़ी चौड़ा है, लेकिन उसमें बताया है कि सुएज नहर काफ़ी पतला था उस वक्त, यानी एक बार में एक ही जहाज़ निकल सकता था। वहाँ से चल के जहाज़ पहुँच गया कराची, पाकिस्तान। और पाकिस्तान की स्थिति पे भी एक नज़र डाली है, उसका भी डिस्क्रिप्शन किया है। पाकिस्तान में गरीबी और बदहाली का हाल जो उस समय था, उसके बारे में लिखा है कि किस तरह से पाकिस्तान की हालत है और कैसे उसे सुधरना चाहिए, और जैसा दिखता है बाहर से वैसा रियल में नहीं है। उसके बाद यात्रा ख़त्म हुई और अपने देश वापस आए मुंबई। मुंबई पहुँचे तो वहाँ पे इनके चचेरे भाई इनको लेने के लिए वहाँ पोर्ट पे थे, बंदरगाह पे थे। उनके साथ पहुँचे और देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए। ज़िंदगी का एक अध्याय ख़त्म हुआ और दूसरा अध्याय शुरू होने वाला था। अब एक समाज सेवा और राजनीतिक जीवन की शुरुआत करनी थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर पहले से ही थे और उसी की हैसियत से 1967 में लोकसभा के लिए चुने गए। राजनीतिक जीवन के बारे में किसी दूसरे वीडियो में चर्चा होगी। थैंक यू।